हेलो फ्रेंड्स, तो आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है सिक्योरिटी एनालिसिस। ठीक है, अभी ये जो चैप्टर ये पूरा थ्योरेटिकल है। चैप्टर 2, 3, 4, 5 हम सब ने बहुत न्यूमेरिकल्स किए हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस किए और आपने बहुत मेहनत की है, करेक्ट ना। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल कि आपने जो एफर्ट्स लिए, आपने जो डाउट्स क्लियर किए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट आप चिंता मत करना, अपन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मैं यूट्यूब लाइव पे उसके सेशन लूँगा। आई विल गिव यू मोर एंड मोर टेस्ट पेपर टू मेक इट मोर परफेक्ट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपने को सिक्योरिटी एनालिसिस। क्या चैप्टर का नाम है? सिक्योरिटी एनालिसिस। ये उसका इंडेक्स है कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। अभी बेसिकली चैप्टर का मैं पहले आपको ओवरव्यू देता हूँ कि इस चैप्टर में विपुल सर आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं। इस चैप्टर में एकदम सिंपल है। एज ए इन्वेस्टर अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, करेक्ट ना, तो पहले आपको प्लानिंग करना पड़ता है कि हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे और कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। एंड अगर आप सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, करेक्ट ना, तो उसका एनालिसिस कैसे करना है, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड कैसे सिलेक्ट करना है, कितने रिटर्न्स उसमें एक्सपेक्ट होने चाहिए, ये आपको एक ओवरव्यू दिया है। सो यू कैन से दिस इज़ द जो नया बंदा है, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, उसको इंस्टीट्यूट ने एक बेसिक नॉलेज देने की कोशिश की है कि भाई तेरे को कुछ तो आइडिया आएगा कि भाई ये इन्वेस्ट करते समय क्या क्या बेसिक चीज़ें देखता है। जैसे आप स्टॉक ब्रोकर को पूछते हैं कि मैं कौन सा शेयर्स लूँ, करेक्ट ना, जो भी एक्सपर्ट है तो वो एक्सपर्ट क्या थ्योरी फॉलो करते हैं, उसका बेसिक ट्रेलर है ये, दिस इज द ट्रेलर। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज आएगा कि सिक्योरिटी सिलेक्शन कैसे किया जाता है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसे एनालिसिस किया जाता है, वो चार्ट्स कौन से तरह के रहते हैं, करेक्ट ना। सो दिस इज नथिंग बट फंडामेंटल्स based on which security analysis is done, and then as an investor you will take decision whether to invest or not to invest. बस this is what it is. It's very easy chapter. देखो पहला point, an investment is the current commitment of money or other resource in expectation of future benefit. correct है? मतलब क्या है कि आज मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को फ्यूचर में जाके पैसा मिलेगा, तो आज मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा ताकि आगे मेरे को फ़ायदा होगा। सही लॉजिकल है ना। अपन इन्वेस्टमेंट हमेशा रिटायरमेंट के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिटायर होऊंगा अगले 100 ईयर्स के बाद। हाँ यस, डरो मत, आई विल वर्क फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स, ठीक है ना। सो 100 साल के बाद मैं जब ऊपर जाऊँगा या मैं रिटायर होऊंगा, विच एवर इज अर्लियर, तो अगर मैं रिटायर हो गया तो बाद में मेरा सर्वाइवल कैसे होगा, मैं वड़ा पाव कैसे खाऊंगा, तो उसके लिए आज से ही पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो आई एम सैक्रिफाइसिंग करंट एक्सपेंडिचर फॉर माई फ्यूचर, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? सिंपल दिया डेफिनेशन। इन्वेस्टमेंट मीन्स टू फॉरगो प्रेजेंट कंजम्पशन फॉर द इंक्रीज कंजम्पशन रिसोर्सेज अवेलेबल इन फ्यूचर ड्यू टू इन्फ्लेशन। चीज़ें महंगी हो जाती है, करेक्ट ना। जब मैं स्टूडेंट था तो पेट्रोल 30 रुपीज़ लीटर था, अभी आज 70 तक आ चुका है, पता नहीं आगे कब पे जाएगा, करेक्ट ना। सो जब मैं रिटायर होऊंगा 100 साल के बाद तो पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मेरे पास अगर 500 रुपये नहीं रहेंगे तो मैं घूमने कैसे जाऊँगा, साइकिल पे जाना पड़ेगा, करेक्ट ना। तो वो ना हो इसलिए अपन आज ही सेविंग करते हैं। द इन्वेस्टमेंट कैन बी इन एनी फॉर्म, any form, assets of all types, be kind it like jewelry, commodity, real estate, shares. मतलब इन्वेस्टमेंट अपन 4 सेक्टर में कर सकते हैं, ज्वेलरी, कमोडिटी, रियल एस्टेट एंड शेयर्स। इन दिस चैप्टर वी आर मेनली गोइंग टू फोकस ऑन द फाइनेंशियल एसेट्स और सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। तो यहाँ पे अपना फोकस किस पे होना है? इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स, जेम्स बॉन्ड नहीं, ओनली बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। There is a basic difference between financial assets and real asset. Now नया टर्म आ गया, हाईलाइट करो फटाफट। While financial assets are the paper claim representing an indirect claim on to the real assets in the form of debt equity commitments, the real assets are land, building and machines. मतलब क्या, देखो क्या बोलना चाहते हैं ये लोग। आप इन्वेस्टर हो, ये आपका बैलेंस शीट है,
तो बैलेंस शीट में दो एसेट्स रहेंगे आपके पास, एक रहेगा फिजिकल एसेट्स, एक रहेगा रियल एसेट्स एंड दूसरा रहेगा फिनेंशियल एसेट्स। सो रियल एसेट्स में क्या क्या आता है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वो। एंड फिनेंशियल एसेट्स में शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड। तो ये दो तरह के एसेट्स हैं, रियल एसेट्स एंड फिनेंशियल एसेट्स। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? रियल एसेट्स है विच आर परचेज फॉर प्रोडक्शन, विच आर परचेज टू अर्न मोर रेवेन्यू, करेक्ट। मतलब एज अ बिजनेसमैन मेरे लिए रियल एसेट्स क्या है? ये जो मेरा कैमरा है ये मेरे लिए रियल एसेट है, क्योंकि इससे मैं वीडियोस बनाता हूँ एंड आपको सेल करता हूँ। मेरा लैपटॉप जो आपके सामने है, यहाँ पे जो सिस्टम काम कर रहा है, दीज आर माई रियल एसेट्स। सो सॉफ्टवेयर इज़ अ रियल एसेट फॉर मी, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, ये मेरे रियल एसेट्स है। जो मेरा प्राइम अर्निंग है, जहाँ पे मैं इनकम अर्न करता हूँ, मेरा ऑफिस है, करेक्ट ना। मेरे ऑफिस में 17 स्टाफ है, तो 17 कंप्यूटर्स है, 2-3 बड़े बड़े सर्वर है, 4 प्रिंटर है, स्कैनर है, जेरोक्स मशीन है, बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स है। तो मेरे वो रियल एसेट्स है। जैसे आपके पेरेंट्स का बिजनेस रहेगा तो उनके लिए जो मेन बिजनेस एसेट्स है जिससे वो पैसा कमाते हैं वो रियल एसेट्स है। एंड फिनेंशियल एसेट्स में क्या क्या आता है? शेयर्स, म्यूचुअल फंड, ये सब फिनेंशियल एसेट्स में आता है। बॉन्ड, जहाँ पे ये इनडायरेक्टली अपने को इनकम अर्न करता है। यहाँ पे आपको खुद को ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने पैसा दे दिया तो आपका पैसा यहाँ पे काम करता है, करेक्ट ना। सो दिस इज लाइक एक्टिव इन्वेस्टमेंट, दिस इज पैसिव इन्वेस्टमेंट। इसको बोलते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट, या इससे जो इनकम मिलता है वो पैसिव होता है। पैसिव मतलब जहाँ पे आपका पैसा काम करता है, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक्टिव मतलब जैसे मैं भी काम कर रहा हूँ, आपके पेरेंट्स कुछ बिजनेस कर रहे हैं, वो उसमें जो एसेट्स है वो एक्टिव एसेट्स है। तो ये सिंपल दिया है। देयरफॉर a security is understood to be debt equity instrument issued by a firm in lieu of funds raised by it, correct। यहाँ पे दिया कि फर्म को अगर फंड्स रेज करना है तो क्या करना पड़ेगा? इनको सिक्योरिटी इशू करना पड़ेगा एंड फिर वो फंड्स रेज करके एसेट्स लेके आएंगे। मतलब क्या? अगर कंपनी है, देखो कंपनी के लिए यहाँ पे क्या रहेगा? शेयर कैपिटल रहेगा, डिबेंचर, बॉन्ड्स। तो कंपनी के लिए ये सोर्स है एंड ये दोनों क्या है कंपनी के लिए? एप्लीकेशन। सो लायबिलिटी, बैलेंस शीट को आप बोल सकते हैं बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट विच शोज सोर्स एंड एप्लीकेशन। तो लायबिलिटी इज ए सोर्स, कहाँ से पैसा आया, एंड एसेट इज एन एप्लीकेशन कि वो खर्च कहाँ पे हुआ। तो ये जो पैसा है ये कहाँ पे इन्वेस्ट हुआ ये अपने को पता चलता है। टू मीट इज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, करेक्ट। तो यहाँ पे ये भी दिया है, ये पैसा जो अपन रेज कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है। अच्छा, मैं जहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ आपको भी वहाँ पे गोले मारना है ना। मैं टाइम पास के लिए हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, ये क्रूशियल पॉइंट है जिसको आप मिस नहीं कर सकते। अमंग द मेनी प्रॉपर्टीज दैट डिस्टिंग्विश रियल एसेट्स रियल फ्रॉम फिनेंशियल एसेट्स आर लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी, करेक्ट। मतलब रियल एसेट्स एंड फिनेंशियल एसेट्स में दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, वो लिक्विडिटी होना चाहिए, मार्केटेबिलिटी। दिस फीचर मेक्स फिनेंशियल एसेट्स मोर अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टर एज दे आर एबल टू लिक्विडेट देयर इन्वेस्टमेंट इजीली इन रेडी एंड एक्टिव मार्केट। मतलब शेयर्स आपके पास है, आपको पैसे की जरूरत है, आपने आज सेल किया तो इमीडिएटली हो जाएगा, 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सो फिनेंशियल एसेट्स आर मोर लिक्विडेट एंड मोर मार्केटेबल, करेक्ट ना। रियल एसेट्स को टाइम लगता है क्योंकि रियल एसेट आपके बिजनेस स्पेसिफिक है, वो उसी बंदे को चाहिए। हाँ, जैसे मेरा कैमरा है, अगर मैंने बेचने को डिसाइड किया तो जो उस प्रोफेशन में वही खरीदेगा, आप नहीं खरीदोगे। लेकिन मैंने मेरे शेयर्स बेचने को निकाले तो आप आराम से खरीद सकते हो। सो ये फिनेंशियल एसेट्स आर मोर मार्केटेबल कि उसका कवरेज बड़ा रहता है, बड़ा नेटवर्क लाइक एयरटेल, एंड लिक्विडिटी भी होता ही है। हाँ, लिक्विडिटी बोल रहा हूँ मैं, प्रॉफिट लॉस नहीं बोल रहा हूँ। उस दिन मार्केट रेट कम होगा तो लॉस भी होगा एंड ज़्यादा रहेगा तो फायदा भी होगा। दिस फीचर मेक्स फिनेंशियल एसेट्स मोर अट्रैक्टिव फॉर, अच्छा ये हो गया ना।
द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर इज कन्फर्म विथ मेनी इश्यूज लाइक इन विच एसेट क्लास टू इन्वेस्ट, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, बुलियन। हाँ, मतलब एज ए शेयर होल्डर आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन से एसेट में इन्वेस्ट करना है। द इन्वेस्टर मस्ट डिसाइड टाइम होरिजॉन for which he or she need to invest and balance the combination of expected return to risk they are ready to face। मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ कि इन्वेस्टर ने क्या करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हो तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला फैक्टर है रिस्क। आप जिस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करो वहाँ पर रिस्क कितना है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, करेक्ट ना। कुछ क्लाइंट बोलते हैं कि सर हमको फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, लेकिन इनकम फिक्स होना ज़रूरी है। तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बॉन्ड्स में पैसा डालो या लिक्विड फंड में पैसा डालो या एफडी करो या पीपीएफ में जाओ। बट पीपीएफ में इमीडिएट पैसे नहीं मिलता, 15 साल के बाद मिलता है। सो पीपीएफ बहुत अच्छा है, बट 3-4 साल में मनी चाहिए तो फिर कुछ काम का नहीं है। तो ये आपका रिस्क कितना है उसके ऊपर आपको, हाँ, क्योंकि शेयर मार्केट सबसे रिस्की है, करेक्ट ना। इक्विटी मार्केट इज़ वेरी वॉलेटाइल। तो जिनको इक्विटी में नहीं आना है उनके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है, एंड जिनको शेयर मार्केट में ही नहीं आना है, ना इक्विटी ना म्यूचुअल फंड, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। रीड पॉलिसी डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, ऐसा मैसेज अपन देखते हैं ना हर एक ऐड में, तो वो तकलीफ तो है। तो फिर आपको कहाँ पे जाना है, डेट मार्केट, लिक्विड फंड्स, जहाँ पे एश्योर्ड रिटर्न मिलते हैं बट कम मिलते हैं, करेक्ट ना। दूसरा है टाइम, कितने समय तक इन्वेस्ट करना है। एक इन्वेस्टर कहा कि सर मैं रिस्क लेने को रेडी हूँ, आप डालो इक्विटी में पैसा, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट पीरियड 2 साल का ही है, करेक्ट। जैसे मेरे क्लाइंट है, उनको एक बार पैसा इन्वेस्ट करना था, तो मेरे पास है, बोले विपुल मेरे को इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, 2 साल मेरे पास है, बता कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, मेरे को बता तो कौन से शेयर्स लूँ, करेक्ट ना। तो मैंने कहा देखो, फर्स्ट थिंग यू गो टू पोर्टफोलियो मैनेजर, करेक्ट ना। मेरे को नॉलेज है बट मेरा एक्सपर्टीज टैक्स है, टैक्स अकाउंट्स मेरे एक्सपर्टीज एरिया है, इसमें आप कुछ भी पूछो मैं आपको बता सकता हूँ। शेयर्स का मेरे को नॉलेज है बट मैं उसमें प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि हर एक चीज़ जिसका काम उसे नहीं करना चाहिए। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं हायर गुड कंसल्टेंट, करेक्ट ना। बट अभी उनका मेरे पे इतना विश्वास है, नहीं कहा तुम ही बताओ, हमको तुम पे भरोसा है। बोला ठीक है मैं करके देता हूँ आपको। तो जब जैसे उन्होंने बोला कि 2 साल इन्वेस्ट करना है, मैं बोला फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि जब मेरे पास वो आए थे तो मेरा जो स्टडी बोलता था कि 2 साल में म्यूचुअल फंड में इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलने वाले थे, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कम ही हो रहा था। एंड जब प्रोडक्शन कम होगा तो इंडस्ट्री का इनकम नहीं बढ़ेगा, इनकम नहीं बढ़ेगा तो फिर प्राइस कैसे बढ़ेंगे, करेक्ट ना। तो फिर वो टाइम होराइजन अगर लंबा है 5 साल 10 साल, फिर मैं बोलूँगा कि ठीक है अभी आप शेयर्स में इन्वेस्ट करो, नाउ इट्स बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो गोल, ये भी आपका गोल क्या है, करेक्ट ना। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं ना तो सबसे पहले ये होना चाहिए आपको, आपका गोल का क्लैरिटी चाहिए। व्हेन यू गो टू कंसल्टेंट, उसको आप बताओ कि मेरे को, जैसे आप डॉक्टर को बताते हैं ना कि मेरे को बुखार हुआ है, या डॉक्टर का ऐसा बोलते हैं कि मैं पेशेंट हूँ, तुम ढूंढ के देखो मेरे को क्या हुआ है। नहीं, वी नेवर से लाइक दिस। वो चेक कैसे करेगा आपको। सो आपको इन्वेस्टर को बताना पड़ेगा कि ये मेरा गोल है, मेरे को बेटी की शादी के लिए पैसा करना है, बेटे को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना है, या बेटी को बाहर भेजना है, या दोनों की शादी के लिए पैसा जमा करना है, घर के लिए पैसा जमा करना है, रिटायरमेंट के लिए करना है, कार खरीदने के लिए करना है, वट एवर एक्सपेंस। तो ये गोल क्लियर होगा। हाँ, तो फिनेंशियल प्लानिंग उल्टा किया जाता है। पहले मैं बोलूँगा बता तेरा गोल क्या है, वहाँ से फिर मैं उल्टा स्टार्ट करूँगा। जैसे मेरे पास क्लाइंट आता है कि सर मेरे पास 20 साल है, इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते, मेरे को ये चाहिए एट द एंड ऑफ 20 ईयर, फिर मैं वहाँ से रिवर्स वर्किंग करता हूँ, बोलते हैं कि सर आज आपको इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो अपन ने पढ़ा था ना, हाँ बस वही वर्किंग करता हूँ मैं बाय कंसिडरिंग द रिटर्न्स। एंड फिर उनको मैं बताता हूँ कि ये एसेट क्लास है जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। तो ऐसे उसका पूरा प्लानिंग होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, एक बार इन्वेस्ट किया तो लोग भूल जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप रिव्यू लो, आपने जिस बंदे के थ्रू पैसा इन्वेस्ट किया है, गो एंड मीट वंस इन 6 मंथ, टेक रिव्यू ऑफ योर पोर्टफोलियो। उसको बोलो भाई ये बराबर जा रहा है या कुछ चेंज करना है, क्योंकि मार्केट डे पे डे चेंज होता जा रहा है, करेक्ट ना। तो आज जो डिसीजन सही लगता है वो 2 दिन के बाद गलत भी हो सकता है, वो भूल जाएगा क्योंकि उसका बिजनेस है, उसको याद नहीं रहता। आपके पैसे के लिए ध्यान देना है,
ठीक है। तो ये 4 चीज़ें अगर आपने की तो फिर आपके इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे तरह से होंगे। तो उसमें रैंकिंग करना है तो पहले गोल सेट करो, उसके बाद टाइम्स होराइजन, उसके बाद रिस्क एंड रिव्यू। ये 4 स्टेप्स अगर अपन ने फॉलो किए तो आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बन जाएगा। तो वही वहाँ पे दिया है, ठीक है। आप ये पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी। चलो, these are the some of the issues which investor will face in this chapter. We shall describe them security generally। देखो हम सिक्योरिटी वर्ड डिस्कस करने वाले, बट जनरल सेंस में, जो मैंने आपको कहा था बेसिक लेवल पे है। डिस्कस द प्रिविलेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन इंडियन सिक्योरिटी मार्केट, एंड सिक्योरिटी में अपन कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं ये अपन ऑप्शन भी देखने वाले हैं। चलो, सिक्योरिटी एनालिसिस डज नॉट अज्यूम दैट द पास्ट एवरेज विल बी रिपीटेड बट ओनली दैट इट सप्लाई अ रफ इंडेक्स टू व्हाट मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ फ्यूचर। हाँ, मतलब ये बेंजामिन ग्राहम ने क्या बोला है कि सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी ने लास्ट 10 साल में कैसे परफॉर्म किया, दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर परफॉर्मेंस। और ये हमेशा बोलता हूँ, योर पास्ट परफॉर्मेंस कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर परफॉर्मेंस। मैं तो ये मानता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए कि सर मेरे को बीकॉम में 50% थे, मैं ये कोर्स कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। मैं एक ही लाइन बोलता हूँ कि आपने पहले क्या, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आज आप रेडी हो क्या वो एफर्ट लेने के लिए जो आपको अचीव करना है, तो यू विल अचीव, करेक्ट ना। सो इट्स हाउ यू परफॉर्म टुडे। पास्ट को भूल जाना है, बी फ्यूचर ओरिएंटेड। तो वही यहाँ पे कहा है कि पास्ट परफॉर्मेंस आपको गाइडलाइन है, इसका मतलब ये नहीं कि ये परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी मेंटेन रहेगा। लीड हाउवर कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है, तो ठीक है, चलो ये आप पढ़ लेना। सिक्योरिटी में भी डिफरेंस इन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू रेज फंड इन इन्वेस्टमेंट मार्केट। दिस इंस्ट्रूमेंट प्राइमा फेसी प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ओनरशिप टू द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बराबर, लॉजिकल पॉइंट है। जिसने खरीदी किया उसको मानेंगे होल्डर, वो ओनर रहेगा। द ओनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ऑल द बेनिफिट्स ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट। ऑल बेनिफिट्स में क्या आएगा, इक्विटी होगा तो डिविडेंड मिलेगा, मार्केट एप्रिसिएशन मिलेगा, डिवेंचर बॉन्ड्स होंगे तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल मिलेगा। उसमें फिर वो रिडीमेबल भी हो सकता है या इरिडीमेबल भी हो सकता है। एंड टू रिट्रीव हिज इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। बराबर है। सिक्योरिटीज कैन बी डिवाइडेड टू कैटेगरीज, डेट सिक्योरिटी एंड इक्विटी। हाँ, तो डेट मतलब बॉन्ड्स डिवेंचर जिसमें फिक्स इंटरेस्ट रिटर्न मिलते हैं वो डेट, एंड इक्विटी हाईली रिस्की, हाई रिस्क हाई रिटर्न, बहुत बड़ा गैम्बल है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इस चैप्टर के लिए देखो, अपन खाली सिक्योरिटीज डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? हाँ, अपन डेट नहीं, ओनली मतलब सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है, 2 कैटेगरीज है, डेट एंड इक्विटी। तो देखो उन्होंने और डिटेल में दिया है। सिक्योरिटी इंक्लूड्स शेयर्स, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक, अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑफ लाइक नेचर और एनी ऑफ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये भी आता है सिक्योरिटीज में। डेरिवेटिव्स भी आते हैं सिक्योरिटीज में। यूनिट्स मतलब म्यूचुअल फंड भी आते हैं, करेक्ट ना। बाकी के जो पॉइंट है इसमें से ये पढ़ो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पढ़ो, बस बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपने सिक्योरिटीज़ लॉ में पढ़ा ही है, सिक्योरिटीज़ में क्या क्या आता है, तो वो अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का अपन ने डेफिनेशन पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड विद एम ऑफ अर्निंग इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन, दोनों पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाए। अर्निंग इनकम का मतलब क्या है, अगर मैं शेयर्स में वैसे इन्वेस्ट किया है तो मेरे को डिविडेंड मिलेगा, वो अर्निंग इनकम हो गया। एंड इन फ्यूचर शेयर्स का वैल्यू बढ़ता है, वो होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट हैज़ 2 एट्रीब्यूट्स, नेमली टाइम एंड रिस्क। जो अपन ने लिख के दिया था ना कि टाइम हॉराइजन एंड रिस्क दोनों हैं, ये भी हाईलाइट करो। प्रेजेंट कंजम्पशन इज सैक्रिफाइस टू गेट रिटर्न इन फ्यूचर, द सैक्रिफाइस हैज़ टू बी बोर्न
इज सर्टन बट द रिटर्न इन द फ्यूचर में बी अनसर्टन। वेरी इंपॉर्टेंट, आज जो मेरा पैसा जा रहा है वो सर्टन है, बट फ्यूचर में रिटर्न्स आएंगे कि नहीं आएंगे वो क्या है, अनसर्टन है। दिस एट्रीब्यूट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिकेट रिस्क फैक्टर। अच्छा, अब ये यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व रहता है। अपन ने पढ़ा था कैप मॉडल, इक्विटी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद है ना, बीटा वैल्यू कंसिडर करके, बस वही है रिस्क फैक्टर, मतलब वही है। दिस रिस्क इज अंडरटेकन विद अ व्यू टू रीप सम रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। द इन्वेस्टर मेक्स कंपेरिजन ऑफ रिटर्न्स अवेलेबल ऑन इन्वेस्टमेंट, द एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड, and then makes investment decision that he perceives to be the best having regard to time frame of the investment and his own risk profile। वही दिया है कि इन्वेस्टर जो है अलग अलग सिक्योरिटी से कंपेयर करता है, वो कितना रिस्क ले सकता है, उसको कितने रिटर्न्स चाहिए, कितने समय तक वो इन्वेस्ट कर सकता है, ये तीनों का मिलाप डिसाइड होके अपन डिसाइड करते हैं कि कौन से इसमें इन्वेस्ट करना है। एंड एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 ऑब्जेक्टिव, सिक्योरिटी, लिक्विडिटी एंड यील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके 3 आउटकम होते हैं, एक सिक्योरिटी, दूसरा लिक्विडिटी एंड तीसरा यील्ड मतलब रिटर्न्स। मैं बताता हूँ, तीनों अपन एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन विल बी वन विच हैज द बेस्ट पॉसिबल कॉम्प्रोमाइज बिटवीन दिस 3 ऑब्जेक्टिव्स। चलो पहला, तो ये 3 फैक्टर्स दिए हैं, आइए नीचे पढ़ते हैं। पहला फैक्टर पढ़ते हैं सिक्योरिटी। अब इसमें लिखो IMP। ये तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इन इन्वेस्टमेंट वन कैन नॉट अफोर्ड टू लूज रिटर्न्स एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बट कैन नॉट अफोर्ड टू लूज वेरी प्रिंसिपल इटसेल्फ। मतलब क्या दिया, देखो यहाँ पे आपका साइकोलॉजी, माइंडसेट जानने की कोशिश की है। मतलब क्या, एज ए इन्वेस्टर, करेक्ट ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इन एंटिसिपेशन की 10% हर साल मिलेगा, एज्यूम करो। तो मेरे दिमाग में विचार तो आता है कि यार उल्टा हो गया तो, नहीं मिला तो एटलीस्ट अपन क्या चाहेंगे, जो मैंने पैसा डाला वो तो वापस मिले, फॉरगेट अबाउट रिटर्न्स। तो वही वापस दिया है, ब्रेक इन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। बोले मेरे को फायदा नहीं हो तो चलेगा, बट मेरे जेब से पैसा नहीं जाना चाहिए, मतलब जो मैंने डाला है वो तो एटलीस्ट रिटर्न आए। तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटी की एटलीस्ट उतना तो रिटर्न आना चाहिए। By identifying the importance of security, we will able to identify and select the instrument that meets this criteria. For example, when compared with the corporate bonds, we can safely vouch the safety of returns in treasury bond as we have more faith in government. Correct? Bonds government भी इशू करती है and companies भी इशू करती है, but company bankruptcy में जा सकती है, बट गवर्नमेंट है तो मोर सिक्योर्ड। मतलब दोनों बॉन्ड सिक्योर्ड ही है रिटर्न्स वाइज, बट गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर मोर सिक्योर्ड एज कंपेयर टू इशूड बाय कॉर्पोरेशन, एज वी हैव मोर फेथ इन गवर्नमेंट देन कॉर्पोरेशन। हेंस ट्रेजरी बिल्स आर हाईली सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। द सेफ्टी इन्वेस्टमेंट आर यूजुअली फाउंड इन मनी मार्केट। हाँ, डेट मार्केट में रिटर्न सिक्योर्ड रहते, मतलब बॉन्ड्स, करेक्ट ना, वो सब। एंड इंक्लूड ट्रेजरी बिल, मतलब जो गवर्नमेंट इशू करती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, banker accept a slip, fixed income in bond market in the form of municipal and other government bonds and corporate bonds। ठीक है, मतलब जहाँ पे एश्योर्ड रिटर्न मिलता है वो एज कंपेयर टू शेयर्स ज़्यादा सेफ रहता है, बट वहाँ पे रिटर्न्स भी कम मिलते हैं। मतलब एट प्रेजेंट इंडिया में एवरेज 6 to 8% के ऊपर किधर भी नहीं मिल रहा है, बहुत कम हो गया, एंड धीरे धीरे वो कम ही होता जाएगा, करेक्ट ना। तो ध्यान में रखना, जिसको सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए वहाँ पे रिटर्न्स कम होते हैं, एंड जितना आप रिस्क ज़्यादा लेंगे उतने रिटर्न्स बढ़ते हैं। सो हाई रिस्क ज़्यादा रहेगा, रिटर्न ज़्यादा रहेंगे, सिक्योरिटी, ठीक है। दूसरा लिक्विडिटी। चलो लिक्विडिटी क्या है, जब मेरे को पैसे की ज़रूरत है तो मेरे को पैसा मिलना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि आपका टाइम फ्रेम जो है वो फिक्स होना चाहिए कि मेरे को कितने साल तक पैसा होल्ड करके रखना है, करेक्ट ना। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो मैं डायरेक्ट टैक्स में देता हूँ कि मेरे क्लाइंट थे, डॉक्टर थे, उन्होंने बेटी की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपीज़ का म्यूचुअल फंड मंथली स्टार्ट किया था, उनको US भेजना था। तो उनका प्लानिंग था कि 50,000 पर मंथ, 1 साल का होगा 6 लाख, 3 साल के होंगे 18 लाख, प्लस उसमें कुछ रिटर्न्स आएंगे।
पकड़ो 20-22 लाख मिला के हो गए, वो 20-22 लाख रुपए आएंगे, वो निकाल के बेटी को यूएस भेजेंगे। उन्होंने प्लानिंग परफेक्ट किया था, बट इन्वेस्ट करते समय उन्होंने टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया ताकि उनको टैक्स बेनिफिट भी मिले, वो भी सही था। लेकिन बाद में जब मेरे को पता चला तो मैंने उनको कहा कि सर आपने मेरे को पहले बताना चाहिए था, टैक्सर म्यूचुअल फंड के लिए 3 साल का लॉक इन रहता है एंड दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट रहता है। यस करेक्ट ना, मतलब उन्होंने 36 मंथ इन्वेस्ट किया था ये मंथ से, हर एक मंथ के लिए 36 ऐड होते हैं। उनको क्या लगा जब 36 मंथ खत्म हो जाएंगे, इन 37 मंथ आई विड्रॉ एंटायर अमाउंट। मैंने कहा नहीं सर, आपको और 3 साल रुकना पड़ेगा, क्योंकि 36 मंथ में जो इंस्टॉलमेंट आया है उसके लिए भी प्लस 36 मंथ। तो ये आप भी ध्यान में रखना, अगर आपके पेरेंट्स टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे तो काफ़ी लोगों को लॉक इन पीरियड बराबर समझता नहीं। आप पेरेंट्स को पूछ लो कि आर यू अवेयर ऑफ दिस, ये लॉक इन पीरियड का मतलब है स्कीम स्टार्ट करने के बाद 3 साल नहीं, फॉर एवरी पेमेंट दिस अ लॉक इन पीरियड ऑफ 36 मंथ। सो 5th मंथ में आपने जो डिपॉजिट किया उसके लिए आगे 36 मंथ, 6th मंथ में जो डिपॉजिट किया उसके लिए फर्दर 36 मंथ, 7th मंथ में जो डिपॉजिट किया उसके लिए फर्दर 36 मंथ। ये सब ध्यान में रख के इन्वेस्ट करना है, तो लिक्विड नहीं हो पाया। फिर उन्हें बैंक से कर्जा लेके बेटी को यूएस भेजा, यानी म्यूचुअल फंड से हर महीना पैसा निकाले 50-50 हज़ार और बैंक में भर दिया, मतलब अननेसेसरी इंटरेस्ट हो गया, मेंटली हैरेसमेंट हो गया, हेडेक हो गया। इसलिए बोलता हूँ कि गो टू प्रॉपर कंसल्टेंट। अगर मेरे पास पहले आते तो मैं पता था कि सर आपका इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग अच्छा है, बट डोंट टेक टैक्स सेवर। हाँ, जो नॉन टैक्सर म्यूचुअल फंड होते हैं वो आप निकाल सकते हैं, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड को 3 साल का लॉक इन रहता है, ठीक है। सो गो टू प्रॉपर कंसल्टेंट बिफोर यू इन्वेस्ट। आई एम नॉट द कंसल्टेंट, प्लीज डोंट कम टू मी। Because we may have to convert our investment back to cash or funds to meet our unexpected demand and needs। हाँ भाई देखो, अनएक्सपेक्टेड है मतलब क्या है, सडनली फैमिली प्रॉब्लम अराइज हो गया, मेडिकल इमरजेंसी अराइज हो गया, लीगल लिटिगेशन अराइज हो गया, पैसे की ज़रूरत है, तो इन्वेस्टमेंट ऐसे होने चाहिए कि अगर रिक्वायर्ड है तो हम उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। तो टैक्स और म्यूचुअल फंड में तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, बट अगर आप शेयर्स में पैसा आपका है, नॉन टैक्स और म्यूचुअल फंड है, तो आप उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। आपके पास गोल्ड है, उसको लिक्विडेट, सो गोल्ड इज हाईली लिक्विडेट। सो इफ़ योर प्राइम ऑब्जेक्टिव इज लिक्विडिटी, देन यू इन्वेस्ट इन गोल्ड। शेयर्स भी लिक्विड होता है, नॉन टैक्सेबल म्यूचुअल फंड भी लिक्विड होते हैं, बट वो उस समय वैल्यू क्या रहेगा मुश्किल है। अगर वैल्यू बहुत कम रहेगा तो आपका नुकसान भी होगा, मतलब अपने को लिक्विडिटी भी चाहिए और फिनेंशियल लॉस भी नहीं चाहिए। तो गोल्ड इज़ अ बेटर ऑप्शन। मेरे हिसाब से गोल्ड सबसे ज़्यादा लिक्विड है और इन्वेस्टमेंट शुड बी हाईली लिक्विड। तो मतलब आपको क्या करना है, जब आप पोर्टफोलियो आपका प्लान करते इन्वेस्ट करते समय 20% फंड ऐसे रखो फॉर अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए कि इन फ्यूचर कुछ अनसर्टेनिटी अराइज हो गया, सो माई 20% फंड शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ दोज अनसर्टेनिटीज। तो ये सब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सब आता है। दे शुड बी इनकैशेबल एट ए शॉर्ट नोटिस विदाउट लॉस एंड विदाउट डिफिकल्टी। अब दोनों कैसे होगा, लॉस भी नहीं होना चाहिए एंड डिफिकल्टी भी नहीं होना चाहिए। तो गोल्ड इज अ बेटर ऑप्शन। बॉन्ड के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं इमीडिएटली, डिबेंचर के अगेंस्ट, एफडी के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं, तो वो लिक्विड है। इफ दे कैनॉट कम टू अवर रेस्क्यू वी मे हैव टू बोरो और रेज फंड एक्सटर्नली एट हाई कॉस्ट एंड अनफेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशन। जो मैंने अभी डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने मेरे को बोला ही नहीं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया। मेरे को ऐसे हम एक दिन डिस्कस कर रहे थे ऑफिस में, तब पता चला। बोला सर आपने मेरे को बताना तो चाहिए था, पूरा सत्यानाश हो गया। बोला भाई such liquidity can be possible only in case of investment which are always ready market and willing buyers and seller. Such instruments of liquidity are called as highly liquid instruments. Common stock is often considered as the most liquid. Yes, stock is more liquid, but उसमें लॉस, फायदा लॉस हो सकता है, ये डेंजर है। Since it can be usually sold within a day or two, bonds can be easily marketable, but some bonds are highly illiquid, नॉन ट्रेडेबल, पोजेसिंग फिक्स टर्म। हाँ, अगर बॉन्ड्स 5 साल के लिए इशू किया तो आप बीच में उसको सेल नहीं कर सकते, बट उसके अगेंस्ट कुछ बैंक लोन देते हैं। सिमिलरली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में ओनली रिडीमेबल एट अ प्रिसाइज डेट विद फिक्स टर्म एंड्स। इफ एन इन्वेस्टर सीक्स लिक्विडिटी, मनी मार्केट एसेट्स एंड नॉन ट्रेडेबल एसेट्स aren't likely to be held in his portfolio. Correct.
मतलब अगर आपको लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है तो आप ऐसे एसेट मत लो जिसका पैसा फिक्स्ड पीरियड के बाद मिलेगा। तो मनी मार्केट एसेट एंड नॉन ट्रेडेबल बॉन्ड्स जिसको आप बेच नहीं सकते, ऐसे बॉन्ड में आप इन्वेस्ट मत करो। फिर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करो या नॉन टैक्सेबल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो जो एक दिन में आप उसको बेच सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए तो उसके हिसाब से आपको फंड सिलेक्शन करना पड़ेगा। बट अगेन लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विड फंड्स के रिटर्न्स कम रहते हैं एज कम्पेयर टू प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज। मतलब अपने पढ़ा है ना पहले चैप्टर में, लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी दोनों मेंटेन करना मुश्किल होता है। लिक्विडिटी ज़्यादा चाहेंगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा एंड प्रॉफिट पे फोकस करेंगे तो लिक्विडिटी अफेक्ट होगा। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है यील्ड। एंड यील्ड के लिए क्या करना है, रिव्यू करना है। क्योंकि आज पर्टिकुलर सिक्योरिटी अच्छा है बट आगे जाके अच्छा होगा कि नहीं वो कोई नहीं बता सकता। तो जो मैंने कहा कि आप जिनके थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं 6 महीने उनके साथ मीटिंग करो, टेक रिव्यू ऑफ पोर्टफोलियो कि भाई अपन ने इन्वेस्ट किया था, इतना इन्वेस्ट हुआ, इतने रिटर्न्स आए, बोल तेरा क्या कहना है, इसमें कंटिन्यू करना है या कुछ प्लस माइनस करना है, रिव्यू लेते रहो। यील्ड इज डिस्क्राइब एज अ नेट रिटर्न ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मैं आपको हिंट देता हूँ कि यील्ड कैसे सिलेक्ट करना है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कैसे डिसाइड करेंगे सर कितना रिटर्न मिलना चाहिए? बहुत सिंपल है। देखो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। लेट्स से आपका एज अभी 20 है, आदमी रिटायर होगा 60 में, करेक्ट ना? तो आपने को जो इन्वेस्ट करना है इट्स फॉर फ्यूचर पीरियड। सो इन्वेस्टमेंट जो होगा वो आज होगा एंड उसका जो एक्चुअल यूज़ है वो रिटायरमेंट के बाद भी होगा और पहले भी हो सकता है, दोनों है। बेटे की शादी करना है तो दोनों, मतलब पहले भी हो सकता है या बाद में भी, है ना? ये आपका गोल है ना कि आपको किसके लिए पैसा चाहिए। तो इन्वेस्ट करते समय क्या बेसिक क्राइटेरिया ध्यान रखना चाहिए? इन्वेस्ट करते समय सबसे इंपॉर्टेंट है एकदम आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि अब जिस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं इट शुड बीट इन्फ्लेशन, करेक्ट ना? फॉर एग्जांपल लेट से आप इडली सांभर खा रहे हो, अब इडली सांभर मिल रहा है 70 रुपये में। एज्यूम करो फूड इंडस्ट्री में 12% का इन्फ्लेशन है तो 70 रुपये का इडली सांभर 200 रुपये हो जाएगा। तो रिटायर होने के बाद आपके पास 200 रुपये होने चाहिए टू ईट इडली सांभर एंड दैट टू यू विल नॉट वर्क एट दैट टाइम। राइट नाउ यू आर वर्किंग, तो अभी आपको पैसा इतना इन्वेस्ट करना है कि इट विल बीट दैट इन्फ्लेशन। इसलिए जो लोग एफडी करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी एज अ रिटायरमेंट प्लानिंग टूल, मेरे हिसाब से गलत है क्योंकि इसके रिटर्न होते हैं 6 to 8% के बीच में एंड इन्फ्लेशन इंडिया में 10% से ग्रो हो रहा है। तो ये नो डाउट ये सेफ है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट जिनको रिटायरमेंट प्लान करना है इसमें करना अक्लमंदी का काम नहीं है क्योंकि इट विल नॉट बीट योर इन्फ्लेशन। तो अभी जो लोग इडली सांभर खा रहे हैं वो इडली और पानी खाना पड़ेगा आपको, इडली सांभर खाने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको, करेक्ट ना? क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट, बट इंडिया में लोगों को एफडी और इंश्योरेंस से इतना प्यार है, इतना प्यार है, मतलब इट्स लाइक अ नेक्स्ट वाइफ। बोलते नहीं हम तो एफडी करेंगे, नो डाउट एफडी में, और मेरा समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इन्वेस्ट मत करो, बट आप शाहरुख खान ने किया ना एफडी में इन्वेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसका रिटायरमेंट से भी उसने इतना पैसा कमाया है, वो आज भी रिटायर होगा तो चलने वाला है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरा रिटायरमेंट मैं जो इन्वेस्ट करूँगा उसके ऊपर डिपेंड है, तो फिर एफडी में करके आप रिटायर नहीं, आपको 60 के बाद भी काम करना पड़ेगा सलाम साहब बोल के, करेक्ट ना? है ना? एज अ वॉचमैन का जॉब करना पड़ेगा, है ना? आपको मेरे को नहीं, अपन तो क्वालिफाइड है, बाकी लोगों को बोल रहा हूँ। तो ये सब बराबर प्लान करो, इसलिए गो टू प्रॉपर कंसल्टेंट, आपके गोल डिफाइन करो। जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे गिव योर गोल टू फाइनेंशियल कंसल्टेंट कि सर ये मेरे गोल है, मेरे को ये अचीव करना है, बताओ क्या क्या करना है, करेक्ट ना? आपको खरीदना है BMW एंड तुम बैंक में एफडी करोगे तो 200 साल में भी नहीं होगा क्योंकि BMW का प्राइस बढ़ जाएगा, वैसा है। सो योर गोल
एंड योर इन्वेस्टमेंट, ये मैच होना ज़रूरी है। ठीक है, चलो तो ये ध्यान में रखना। हाँ, तो इंश्योरेंस लेना है, बट कौन से लेना है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, है ना। और ये डायरेक्ट टैक्स में बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, वहाँ पे एक चैप्टर है डिडक्शंस, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कशन करूँगा। Hence, given level or kind of security and liquidity of the investment, the appropriate yield should encourage the investor to go for the investment. If yield is low compared to expectation of investor, the investor may prefer to avoid such investment and keep the funds in bank account or in worst case in cash form or locker. Hence, yield is the attraction for investment. ठीक है ना। So, yield रहता है इन्फ्लेशन के ऊपर, एंड आपको आपके पोर्टफोलियो का बार बार रिव्यू लेना है एंड अकॉर्डिंगली स्टॉक म्यूचुअल फंड उसको शिफ्ट करते रहना है। ठीक है, चलो तो ये 3 फैक्टर थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करें ना। सो कौन से 3 फैक्टर, तो एक डायग्राम बनाते हैं छोटा, गिव हेडिंग सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तीन चीज़ों पे डिपेंड है। पहला सिक्योरिटी, लिक्विडिटी, यील्ड। करेक्ट ना। चलो डायग्राम बनाओ। सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 कैटेगरी पे डिपेंड है। पहला है सिक्योरिटी, दूसरा है लिक्विडिटी एंड तीसरा है रिटर्न्स। ठीक है, सो मनी मार्केट, मनी मार्केट मोर सेफ रहता है, करेक्ट, एंड शेयर्स म्यूचुअल फंड these are risky investment। तो एज ए इन्वेस्टर आप देखो, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आप एफडी बॉन्ड उसमें जाओ, एंड आप रिस्क लेने को रेडी हो तो फिर शेयर्स म्यूचुअल फंड रियल एस्टेट उसमें इन्वेस्ट करो। लिक्विडिटी, ऑब्वियसली कौन से मोर लिक्विड रहते हैं, कौन से रहते हैं, बॉन्ड्स। मैंने कहा था ना आपको कि इफ इन्वेस्टर सीक्स लिक्विडिटी, मनी मार्केट एसेट्स एंड नॉन ट्रेडेबल बॉन्ड्स आर अनलाइकली टू बी हेल्ड इन इट्स पोर्टफोलियो। मतलब क्या है, क्योंकि इसका रिडेम्पशन पर्टिकुलर पीरियड के बाद होता है, करेक्ट ना। तो कौन सा है, कॉमन स्टॉक मोर लिक्विड। एंड मनी मार्केट लेस लिक्विड, है ना। स्टॉक जो है, स्टॉक म्यूचुअल फंड आप इमीडिएटली बेच सकते हैं, हाँ, बट उसमें फ़ायदा होगा कि नहीं ये नहीं बता सकता मैं। एंड मनी मार्केट जो होता है ना, जहाँ पे रिडेम्पशन 5 साल के बाद होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बट देयर आर सर्टन सिक्योरिटीज अगेंस्ट विच यू कैन टेक लोन, बट लोन लेंगे तो इंटरेस्ट जाएगा, फिर मतलब नहीं ना फिर। एंड रिटर्न्स, रिटर्न्स के लिए क्या ध्यान रखना है, रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न ज़्यादा होंगे, रिस्क कम है तो रिटर्न क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है ना। एंड मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बताया था, इट शुड बीट इन्फ्लेशन।
एंड इट शुड एक्सीड्स इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन, जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया उससे उसको ज़्यादा मिलना भी ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रख के आपको आगे का कॉल लेना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, लिख लो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया, चलो। इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। नाउ स्पेकुलेशन का मतलब क्या है? अफवाह, करेक्ट ना। हम बोलते हैं ना शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन ज़्यादा चलता है। मैं आपको एक एग्जाम देता हूँ पहले। स्पेकुलेशन होता है क्या, मतलब आपको आइडिया है मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। लेट्स से आप थोड़ा सा इमेजिन करना, ठीक है। मैं आपके कंपनी का इन्वेस्टर हूँ। लेट्स से यू आर द डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी, आपके कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्टेड है, मैं आपका इन्वेस्टर हूँ, और एक दिन आप टीवी पे आ गए इंटरव्यू देने के लिए कि आपका कंपनी कैसे काम कर रही है, और आपने मेरे को कहा, मतलब टीवी पे कहा कि हमारे कंपनी को अगले 3 दिन में 40,000 करोड़ का ऑर्डर मिलने वाला है। अब जैसे मार्केट में न्यूज़ आएगी सब लोग आपका स्टॉक बाय करना स्टार्ट करेंगे, करेक्ट ना। स्पेकुलेशन मतलब ये होता है कि जहाँ पे एक्चुअल अभी तक नहीं हुआ है, बट मार्केट न्यूज़ सेंटिमेंट्स के हिसाब से प्राइजेस ऊपर नीचे होते हैं। टीवी पे न्यूज़ आ गई कि XYZ कंपनी के डायरेक्टर ने घोटाला किया, किंगफिशर का जैसे हुआ, प्राइस धड़ाधड़ गिर गए। कंपनी का परफॉर्मेंस उस पर से नीचे नहीं आया या उस पर से ऊपर भी नहीं गया, बट ये न्यूज़ के बेसिस पे माहौल बन जाता है, फिर इन्वेस्टर उसके हिसाब से रिएक्ट करता है, करेक्ट। यहाँ पे इन्वेस्टर का माइंडसेट पे हथौड़ा मारा जाता है, एंड फिर वो जैसे चाहे वैसे रिएक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। हम पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू बेंजामिन, इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन अपॉन थ्रू एनालिसिस प्रोमिसेस सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड एडेक्वेट रिटर्न्स। हाँ, मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट में दोनों होना चाहिए, आपने जो पैसे डाला वो भी सिक्योर्ड होना चाहिए और उस पर सफिशिएंट रिटर्न्स भी मिलने चाहिए। ऑपरेशन नॉट मीटिंग दोज रिक्वायरमेंट्स आर स्पेकुलेटिव, जहाँ पे दोनों अपने ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहे हैं, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट भी सेफ नहीं है और मेरे को इनफ रिटर्न्स भी नहीं मिल रहे, तो उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। दस इन्वेस्टमेंट डिफर्स फ्रॉम स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड बट इट इज नॉट बैक्ड बाय द कॉन्शियस एनालिसिस। जो अभी मैंने कहा था ना कि आपने खाली टीवी पे आके बोल दिया कि हमको अगले वीक 20,000 करोड़ का ऑर्डर मिलने वाला है, मिला है नहीं मिला नेक्स्ट स्टोरी, बट मेरे को लगता है कि अरे हाँ अभी प्राइस बढ़ेगा, धड़ाधड़ में खरीदना स्टार्ट करता हूँ। मैं नहीं, सभी लोग, करेक्ट ना। अभी फाइनेंशियल बैलेंस शीट में कुछ देखा भी नहीं, मतलब उसका आपके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट होगा कुछ भी नहीं देखा, बट एक माइंडसेट कि यार इनको ऑर्डर मिला तो प्रॉफिट बढ़ेगा, एंटीसिपेशन। एंड वैसे सपोज कोई डायरेक्टर बैंकरप्ट हो गया, डायरेक्टर ने किधर चोरी की, फ्रॉड किया, प्राइजेस गिरना चालू हो जाएंगे, करेक्ट ना, क्योंकि उसका एक्चुअली कंपनी के परफॉर्मेंस पे कितना इंपैक्ट हुआ है ये अपन ने जाना भी नहीं है, बट स्पेकुलेशन, अफवाह। अफवाह मतलब ये ऐसे न्यूज़ बाहर आती है मार्केट में जो नॉन फाइनेंशियल रहते हैं या फाइनेंशियल भी रहते हैं, बट उसका अपन ने एक्चुअली इंपैक्ट अभी तक देखा नहीं है, बट बेस्ड ऑन अवर इमेजिनेशन हम बोलते हैं कि नहीं अभी गड़बड़ होने वाला है, या तो बहुत धड़ाधड़ बढ़ता है ना तो गिरता है। स्पेकुलेशन इज बेस्ड ऑन हाफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड सम रूमर्स। अफवाह मैंने कहा था ना। स्पेकुलेशन डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इज जनरली प्रिविलेंट इन सेकेंडरी मार्केट which attract people to speculation is the rate of return that abnormally higher than the prevailing market rate. Yes, करेक्ट ना। अच्छा, सेकेंडरी मार्केट क्या है, प्राइमरी क्या आपको पता है? सेकेंडरी मतलब अपन जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो, करेक्ट ना। तो सेकेंडरी तो स्पेकुलेशन कब होता है कि व्हेन नॉर्मली मोर देन एक्सपेक्ट रिटर्न मिलते हैं, उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। जैसे मैं आपको एक अलग एग्जाम्पल दूंगा, नॉट बिटकॉइन, करेक्ट ना। बिटकॉइन आई थिंक 14-15 में जब आया था तो उसका प्राइस 50-60,000 रुपीज़ था 1 बिटकॉइन। अफवाह हो गई कि उसका प्राइस बहुत बढ़ने वाला है, 2-3 महीने के बाद वो 14 लाख तक पहुंच गया था। अफवाह, कोई बेस नहीं बिटकॉइन का, इंटरनेशनल मार्केट पे चलता है, इंडियन गवर्नमेंट तो उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। रूमर्स बढ़ने वाला है, ले तू बढ़ने वाला है, एक इसको बता रहा है उसको बता रहा है, सब लोग खरीदार ज़्यादा सेलर कम, ऑटोमेटिक प्राइस ऊपर।
एडवर्टाइज प्राइस क्या गया, ऊपर गया, स्पेकुलेशन। द बैलेंसिंग ऑफ रिस्क एंड रिटर्न नेवरदलेस ऑपरेट्स इन स्पेकुलेटिव मार्केट। हाँ, मतलब रिस्क एंड रिटर्न का बैलेंसिंग होता ही नहीं, क्योंकि सब आपके हाथ के बाहर होता है, सब हवाबाजी होता है, अफवाह होता है। एंड ऑल्सो एज सच रिस्क एलिमेंट इन स्पेकुलेशन इज वेरी हाई। ब्रॉडली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टर डिफर फ्रॉम स्पेकुलेटर एज फॉलोज। देखो, तो जो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, जो स्पेकुलेशन करता है, उसमें फ़र्क क्या है, मीनिंग आपको पता है। हाँ देखो, अभी ये देखो, यहाँ पे जो डिसीजन होता है एज ए इन्वेस्टर, आई विल डू फंडामेंटल एनालिसिस, आई विल स्टडी द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, मैं कैश फ्लो फर्म देखूंगा, फर्म को कितने ऑर्डर है वो देखूंगा, फर्म ने कितना एक्सपेंशन किया है, उनका ईबीआईटी कितना है, सब देखूंगा। यहाँ पे साइकोलॉजी, टेक्निकल चार्ट्स, मार्केट साइकोलॉजी, टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म, दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क। यहाँ पे इंटेंट टू प्रॉफिट, चेंजेस इन वैल्यू, चेंजेस इन प्राइस। यहाँ पे प्राइस में ऊपर नीचे होता है, यहाँ पे वैल्यू में होता है। इंटेंट टू प्रॉफिट का मतलब क्या है कि यहाँ पे शेयर्स के जो प्राइस है वो फटाफट ऊपर नीचे आते हैं, यहाँ पे चेंज होता है बट इतना नहीं होता है। दोनों के लिए लिखा है चेंज इन वैल्यू एंड चेंज, दोनों में चेंज होता ही है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्पेकुलेशन में बहुत फास्ट होता है। करेक्ट, इन्वेस्टमेंट किया तो धीरे धीरे प्राइस बढ़ता है, तो प्राइस में तो चेंज होगा ही, बट यहाँ पे स्पीड इज वेरी फास्ट, दोनों का, ऊपर जाने का, नीचे आने का। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स यहाँ पे मॉडरेट, यहाँ पे ज़्यादा। फंड्स इन्वेस्टर के खुद के फंड होते हैं, यहाँ पे बोरोड फंड। बोरोड फंड मतलब मेरे को मतलब क्या, सब बोरो फंड क्यों, अरे ये शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है, लोगों के पास पैसा नहीं भी रहेगा तो लोग बाहर से पैसा ला के इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए मैंने बिटकॉइन का एग्जाम्पल दिया था, है ना। तो बिटकॉइन में काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया था, करेक्ट है, इनिशियली हमने भी इन्वेस्ट किया था, तो फिर मैंने इन्वेस्ट किया तो सभी लोग बोले तूने इन्वेस्ट किया मतलब कुछ तो रहेगा, बोला मत इन्वेस्ट करो, करेक्ट, ये सट्टा है, गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया, मैं उसको बेचने वाला, और मैंने उसको बेच दिया, उसका कायदे से कैपिटल टैक्स भी भर दिया जो भी आ रहा था वो, बट लोगों ने सुना नहीं और वो बहुत बढ़ने लगा, 9 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख। मेरे एक दोस्त ने जब 9 लाख था तो उसने पर्सनल लोन लेके उसमें इन्वेस्ट किया, स्पेकुलेशन, पैसा नहीं था बट उसको न्यूज़ मिला था कि बढ़ने वाला, और वो बढ़ा, 14 लाख तक गया, बट ग्रीड, बेचा नहीं, बोला 16 लाख होने तब बेचूंगा, और फिर वहाँ से जो उल्टा बैकफायर हो गया, अभी तो बहुत कम हो गया ना, उसको भी जेब से बैच भी भर रहा है और बिटकॉइन का रेट भी कम है, कभी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, करेक्ट ना, इलीगली ट्रेडिंग होता है बट गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव तो नहीं किया है और नॉन अप्रूव भी नहीं किया, तो अभी बिटकॉइन का पोजीशन भी कंफर्म नहीं क्या गवर्नमेंट करेगी। इनकम यहाँ पे स्टेबल, यहाँ पे अनसर्टन एंड कुछ भी हो सकता है। बिहेवियर कॉन्जर्वेटिव एंड यहाँ पे डेयरिंग एंड केयरलेस, तो ये हाई रिस्क वाला मामला है। तो जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, एक दिन में पैसा कमाना, दैट इज स्पेकुलेशन। शॉर्ट टर्म में लगता है कि पैसा बहुत मिल जाएगा, वो स्पेकुलेशन है। तो ये है इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना आपको। अभी इन्वेस्टमेंट वर्सेस गैम्बलिंग, गैम्बलिंग मतलब रिस्क लेना, गैम्बलिंग में भी कोई रिस्क नहीं रहता है, मेरे को जैसे चाहे वैसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ, करेक्ट ना। इन्वेस्टमेंट डिफरेंट फ्रॉम गैम्बलिंग एंड बेटिंग ऑल्सो, बोथ बैट गैम्बलिंग एंड बेटिंग आर द गेम्स ऑफ चांसेस विच इन रिटर्न डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर इवेंट। अगर ये इवेंट होगा तो ऐसा होगा, तो मैं रिस्क ले रहा हूँ। हियर ऑल्सो देर इज नो प्लेस फॉर रिसर्च बेस्ड एक्टिविटी। बिटकॉइन क्या था, गैम्बल ही था, है ना, होगा तो हो गया। द रिटर्न्स इन गैम्बलिंग आर हाई एंड नोन टू द पार्टीज इन एडवांस। हाँ, खाली यहाँ पे रिटर्न्स पता रहते हैं, बिटकॉइन में पता नहीं कितना बढ़ेगा। गैम्बलिंग में अपन जाते हैं ना क्लब वगैरह लोग कि इतना डाला तो 200-2000 मिलेगा। जैसे गोवा में देखो, गोवा में कौन सा है वो डेस्टिन, आई फॉरगॉट द नेम। तो गोवा में देखो वो शिप है जहाँ पे गैम्बलिंग का पूरा चलता है, तो वहाँ पे फिक्स रहता है कि अगर आपने 100 रुपये लगाए तो 500 रुपये मिलेगा। तो गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन में ये फ़र्क है, गैम्बलिंग में मिलने वाला अमाउंट फिक्स पहले पता होता है, स्पेकुलेशन अंदाजा रहता है, एंड यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। गैम्बलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन फॉलोइंग एस्पेक्ट। देखो, प्लानिंग होरिजॉन ये लॉन्ग टर्म रहता है, ये शॉर्ट टर्म रहता है। बेसिस फॉर डिसीजन साइंटिफिक एनालिसिस, हियर टिप्स एंड रूमर्स। नेचर प्लान एक्टिविटी, अनप्लान एक्टिविटी। रिस्क कमर्शियल रिस्क, जो नॉर्मल बिजनेस रिस्क है वो रहता है। यहाँ पे आर्टिफिशियल रिस्क है। आर्टिफिशियल मतलब ये मेरे को नॉन रिस्क है, मेरे को पता है कि अगर
कुछ गलत हो गया तो पैसा परमानेंटली गया है। रिटर्न रिस्क ट्रेड ऑफ डिटरमाइंस द रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स आर एक्सपेक्टेड। हाँ, मतलब क्या है, रिटर्न एक्सपेक्टेशन, रिस्क एंड रिटर्न्स ट्रेड ऑफ डिटरमाइन द रिटर्न्स। मतलब क्या है यहाँ पे कि आपका रिस्क कितना है उसके हिसाब से रिटर्न्स आते हैं। रिस्क कम हो गए तो रिटर्न कम होंगे, तो डिपेंड्स ऑन कितना रिस्की इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न डिपेंड रहते हैं। एंड यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स भी हो सकते हैं। नेगेटिव मतलब आपने जो पैसा गया वो पूरा ही जाता है ना। शेयर्स में आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया था, अभी प्राइस कम है, करेक्ट ना, बट आप उसमें 80 में बेच सकते हो। लेकिन गैम्बलिंग में आपने 100 रुपये दिया, अगर आप हार गए तो 100 रुपये जाता है, आपको वापस नहीं मिलता है। शेयर्स में 100 का 20 हो गया तो भी मिलता है वापस। तो ये नेगेटिव रिटर्न्स का मतलब ये है कि वो गया तो गया एक बार। यहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट है वाइल अर्निंग, ये टाइम पास है पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये था बेसिक अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे अपन ने स्पेकुलेशन क्या है वो पढ़ लिया, गैम्बलिंग क्या है वो पढ़ लिया, इन्वेस्ट करते समय कौन से 3 फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए वो अपन ने पढ़ लिया, अलग टाइप के सिक्योरिटीज पढ़ लिए। तो अपन ने यहाँ तक 4 पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए। ये पूरा था बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी अपन जा रहे प्रॉपर सिक्योरिटी एनालिसिस में, कि सर जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, तो उस कंपनी का एनालिसिस कैसे किया जाएगा वो उसमें दिया है। देखो, सिक्योरिटी एनालिसिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस इन्वॉल्विंग वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट एंड एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। आपको सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन करना है सो दैट एप्रोप्रिएट डिसीजन may be made based on such valuation as compared to the value placed on security in the market. The 2 basic approach are given. मतलब जब भी आप स्टॉक सिलेक्ट करते हैं तो वो पोर्टफोलियो मैनेजर या आपका जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है वो क्या करता है वो दिया है। तो 2 तरह के एनालिसिस करता है वो, एक होता है फंडामेंटल और टेक्निकल। आपने इसके बारे में बहुत पढ़ा रहेगा। इसके मार्केट में कोर्सेज भी होते हैं 2-2, 5-5 दिन के, फंडामेंटल एंड टेक्निकल के, है ना। फंडामेंटल एनालिसिस में इकोनॉमी का एनालिसिस होता है, इंडस्ट्री का होता है एंड कंपनी का भी होता है, करेक्ट ना। सो इकोनॉमी का एनालिसिस करेंगे। इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि आप कौन से इंडस्ट्री में हो। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अभी बहुत प्रॉब्लम में है तो वहाँ पे इन्वेस्ट करने से मतलब नहीं है। एंड फिर इंडस्ट्री में कंपनी का एनालिसिस। तो एज अ इंडस्ट्री, जैसे मारुति इज अ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो पूरे अपन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी इवेल्यूशन करेंगे एंड उसमें जो मारुति कंपनी है उसका भी इवेल्यूशन करेंगे एंड ओवरऑल इकोनॉमी का भी इवेल्यूशन करेंगे। क्योंकि अगर पीरियड ऑफ रिसेशन रहेगा तो पीपल विल नॉट बाय कार, तो कंपनी कितना भी अच्छा हो कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, वैसा है। एंड टेक्निकल एनालिसिस में होते हैं अलग चार्ट्स पढ़ना जो अपन पढ़ेंगे। चलो तो देखो, फंडामेंटल एनालिसिस में 3 है, एनालिसिस ऑफ इकोनॉमी, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड कंपनी एनालिसिस। नाउ लेट अस स्टडी 1 by 1, ठीक है। तो अपन यहाँ पे डायग्राम बनाने वाले। टेक हॉरिजॉन्टल पेज, हेडिंग लिखो फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, चलो पहला है एनालिसिस ऑफ इकोनॉमी। मतलब क्या है, अगर लेट्स से इंडियन इकोनॉमी, अगर पीरियड ऑफ बूम है तो प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, डिमांड बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, तो नेचुरली प्रॉफिट बढ़ेगा ही। तो उस समय इन्वेस्ट करना अक्लमंदी का काम है। लेकिन रिसेशन है तो प्रोडक्शन घट रहा है, तो आज इन्वेस्ट करेंगे तो प्राइस और कम होने वाला है, कल और कम होगा, कल और कम होगा। तो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ कंट्री मैटर्स अ लॉट, करेक्ट ना। तो कभी मौका मिला तो एक बार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज देख लेना, वहाँ पे इकोनॉमी इतना स्ट्रांग नहीं है, करेक्ट ना, ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजन्स। इवन बहुत सारे ऐसे छोटे कंट्रीज है जिनका इकोनॉमी इतना स्ट्रांग नहीं है, दे आर मोर डिपेंड ऑन आउटसाइड रिसोर्सेज रादर देन इन हाउस। लेकिन इंडिया, चाइना, यूएस, दीज आर द स्ट्रांग इकोनॉमी, उनका खुद का प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो वो उसके ऊपर भी रहता है कि रिटर्न्स कितने मिलेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी इज इंटीमेटली रिलेटेड टू ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ अ कंट्री बिकॉज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ द कंपनी वुड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस बी डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। जो मैंने कहा था ना कि अगर इकोनॉमी ग्रोइंग है तो नेचुरली डिमांड बढ़ेगा, तो फिर मेरा सेल्स बढ़ेगा, तो फिर नेचुरली कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ने ही वाला है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इफ द कंट्री हैज़ एन इम्प्रूविंग जीडीपी ग्रोथ रेट
control inflation and increasing investment activity, then chances are that valuation of security shall be liberal. तो फिर वैल्यू बढ़ेगा ही, करेक्ट ना। तो इकोनॉमी में क्या क्या होना चाहिए, डिमांड सप्लाई प्रोडक्ट, डिमांड फॉर गुड्स ज़्यादा होना चाहिए, करेक्ट ना। जीडीपी इंप्रूव होना चाहिए, ग्रोथ रेट होना चाहिए, एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल में होना चाहिए। तो अगर ये चार चीज़ें रहेंगी, मैं लिख देता हूँ, लिखो फटाफट, पहले लिखो इकोनॉमी एनालिसिस, क्या क्या देखना है, डिमांड देखना है, उसके बाद जीडीपी रेट, इन्फ्लेशन। सो डिमांड अगर बढ़ता रहेगा तो नेचुरली प्राइस बढ़ेगा, जीडीपी रेट इंप्रूविंग है तो बढ़ेगा, इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में है तो अगेन अच्छा ही है, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा मतलब मेरा सेविंग ज़्यादा होगा, एंड जब मेरा सेविंग ज़्यादा होगा तो मैं स्पेंड ज़्यादा करूँगा, मैं स्पेंड ज़्यादा करूँगा तो कंपनी को भी फायदा ज़्यादा होगा ही होगा। सो ये तीन फैक्टर आपको देखना है कि डिमांड कितना अच्छा है आपके प्रोडक्ट के लिए, जीडीपी रेट क्या है और इन्फ्लेशन क्या है, एंड इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट activity, then chances are that valuation of security will be liberal. इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी देखना है कि लोग इन्वेस्ट भी करना चाहिए ना। तीन चीज़ें अच्छी है बट लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो मतलब नहीं। तो ये चारों चीज़ें अगर बराबर रहेंगी तो फंडामेंटल एनालिसिस का फर्स्ट जो अपना एनालिसिस है इकोनॉमी एनालिसिस वो बेटर है। अभी और पढ़ते हैं। द कैपिटल मार्केट इज सेट टू बी इन बुलिश फेज। अच्छा, अब ये बुलिश फेज क्या है ये काफ़ी लोगों को पता रहेगा। इसके बाद मैं जो लेक्चर लूँगा मैं आपको बताऊँगा, जस्ट गिव मी सम टाइम। विद द शेयर्स वैल्यू शूटिंग अप अक्रॉस द बोर्ड, मतलब शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, शेयर का प्राइस ग्रो ही हो रहा है, मतलब नीचे आ रहा है अगेन ग्रो हो रहा है, नीचे आ रहा है ग्रो हो रहा है, तो उसको बोलते हैं बुलिश। द इकोनॉमी इज ग्रोइंग एंड द एनालिस्ट एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री विल डू वेल। अगर सभी प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो फिर अच्छा ही होगा। ऑन द अदर हैंड, if GDP growth rate slackens, inflation out of control, investment activity is stagnant and declining, it will be expected that the performance of industry will slow down. Under such circumstances, the valuation of security tend to be conservative. The capital market enters bearish phase and the share value decline. Bearish मतलब प्राइस कम हो रहा है तो फिर वो डिक्लाइन होगा। तो ये अपन ने ऑलरेडी लिखा है। तो ये था इकोनॉमी एनालिसिस, मतलब इन सिंपल वर्ड्स, अगर ये चार चीज़ें बढ़ रही है तो प्राइस विल गो अप, ये चार चीज़ें कम हो रही है तो प्राइस क्या होगा, नीचे आएगा। तो ये कौन सा एनालिसिस था, इकोनॉमी एनालिसिस। सेकंड जो अपने को करना है वो है इंडस्ट्री एनालिसिस। सेकंड जो है वो इंडस्ट्री एनालिसिस है। इंडस्ट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ यूनिट्स हुज एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विस आर सिमिलर। इंडस्ट्री मतलब मारुति कंपनी एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री कैसे ग्रो हो रही है और तो अगर इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है तो नेचुरली कंपनी भी ग्रो होगा, या उल्टा भी हो सकता है, इंडस्ट्री ग्रो हो रही है बट कंपनी ग्रो नहीं हो रही है। तो ये दोनों अपने को देखना है क्योंकि आपने को उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो इंडस्ट्री भी ग्रोइंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये ग्रो होने वाला है क्योंकि मेडिसिन बढ़ने वाले हैं। जितने डिजीज़ आएंगे, कोरोना, स्वाइन फ्लू, करेक्ट ना, बर्ड फ्लू, जो भी XYZ था, तो फिर वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रो होगा, FMCG ग्रो होगा ही। तो ये इंडस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके शेयर्स लो बढ़ने वाले, बट उसमें भी कंपनी भी अच्छा होना चाहिए। कंपनी अगर फ्रॉड वाला है तो नहीं बढ़ेगा, तो दोनों देखना है। इंडस्ट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ यूनिट्स हुज प्रोडक्ट्स एंड सर्विस आर सिमिलर। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या है, फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज। ये हो गया मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। क्या मीनिंग है, फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज।
तो ऑटोमोबाइल इज एन इंडस्ट्री एंड टाटा मोटर्स कंपनी उसमें। Having a common market, the participation in the industry group face similar product, similar problem and opportunities. Here industrial analysis focuses on particular industry rather than on the broader economy. हाँ, ऊपर अपन ने ओवरऑल इकोनॉमी का स्टडी किया। अभी इकोनॉमी तो अच्छा चल रहा है, मेरे को जिस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना है अपन अभी उस इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे। An industry loses or gains from certain happenings, the performance of the participants is surely to be similarly impacted. This happening may be technological changes, shift in consumer preference, availability of substitute. These changes also drive life cycle of the industry. करेक्ट ना? मतलब क्या है कि इंडस्ट्री में इंडस्ट्री एनालिसिस करते समय आपने को इवेंट्स पे ध्यान देना है। कौन से इवेंट्स? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, शिफ्ट इन कस्टमर प्रेफरेंस। फॉर एग्जांपल जैसा अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, पहले सेडान कार बहुत सेल होते थे, अभी लोगों का एसयूवी या एमपीवी पे टेस्ट चेंज हुआ है, तो फिर उस प्रकार के जो कार्स बनाते हैं उनको ज़्यादा, जैसे क्रेटा बहुत चली, मतलब क्रेटा 4-5 साल में उस सेगमेंट में हाईएस्ट सेलिंग कार थी, तो बाद में किया सेल्टॉस आ गई, फिर उसका मार्केट एकदम कम हो गया, वैसा है। तो उसको बोलते ये कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया ना। अभी देखो सेडान कार का सबका सेल कम हो रहा है, फिर वो आप मारुति का सियाज लो, होंडा सिटी लो, वर्ना लो, सेल हो रहा है, बट जो पहले था, क्योंकि लोगों का टेस्ट अभी चेंज हो गया है, अभी लोग सेडान नहीं लेते, उनको एसयूवी पसंद है, स्टाइलिश स्पोर्टी व्हीकल, ऐसा है। तो इन तीनों चीज़ों का इम्पैक्ट होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। देन इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, ये भी इंपॉर्टेंट है। द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल एंड इंडस्ट्री ग्रोथ साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर स्टेज: पॉइनियर स्टेज, एक्सपांशन स्टेज एंड स्टैग्नेशन स्टेज। तो आप जिस इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हो, अगर वो स्टैग्नेशन स्टेज पे है तो फिर वहाँ पे उससे बाद वो रिटर्न नहीं बढ़ेंगे, वो ऐसे रहेंगे। तो आपको ऐसे इंडस्ट्री में लगाना है कि जो एक्सपांशन के हो, मतलब अबव पॉइनियर एंड ड्यूरिंग एक्सपांशन फेज, ताकि आपको रिटर्न्स मिलेंगे। एक बार वो स्टैग्नेंट हो गए तो रिटर्न्स वो फिक्स मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो सैचुरेशन लेवल आ जाता है कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। देखो व्हाट इज पॉइनियर स्टेज। अच्छा, अब इसमें पहले 3 फैक्टर लिख देते हैं। कौन से 3 फैक्टर्स में इंपॉर्टेंट है? क्या क्या अपन ने पढ़ा पहले? अवेलेबिलिटी ऑफ, टेक्नोलॉजी चेंज, कस्टमर टेस्ट, सब्सटीट्यूट। टेक्नोलॉजी चेंजेस, कस्टमर प्रेफरेंस एंड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। एक काम करो, इसका नाम मैं देता हूँ इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। तो ये था इंडस्ट्री एनालिसिस में, ये मैंने मीनिंग दिया। देन कौन से 3 फैक्टर अपने कंसिडर करने चाहिए वो बताया, और उस पर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, उसका ही पार्ट है इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। तो आप लिख लो इतना। ठीक, हॉरिजॉन्टल पेज मैंने आपको पहले कहा, डायग्राम बहुत बड़े बड़े बनने वाले हैं।
चलो पहला स्टेज पॉइनर स्टेज इज रिलेटेड टू सनराइज स्टेटस ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब ये नया इंडस्ट्री है। तो ये पॉइनर स्टेज भी बहुत अच्छा टाइम है शेयर्स खरीदने का, क्योंकि उस समय प्राइस कम रहता है। जैसे HDFC बैंक 10 साल पहले लोग डरते थे इन्वेस्ट करने के लिए, बोलते थे प्राइवेट बैंक है, बट 10 साल में उसने जो ग्रो किया है, देखा उसका रेट कितने हो गया आज। बजाज फाइनेंस बहुत पावरफुल स्टॉक है, राइट। पहले किस रेट पे था, आज देखो क्या उसका रेट है। इट इज अ स्टेज व्हेन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, द प्रोडक्ट हैव बीन न्यूली इंट्रोड्यूस in the market and they gain ready acceptance. The pioneer units in the industry make extraordinary profits and thus attract competition. Yes, आपको प्रॉफिट अच्छा हो तो लोगों को जलन होगी, फिर वो भी उस इंडस्ट्री में आएंगे। A competition increases, profitability in the industry comes under strain and less efficient firms are forced out of the market. Competition से अपन बेटर सर्विस देते हैं कस्टमर को, तो जो इनएफिशिएंट फर्म्स है वो बाहर हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ पॉइनिंग स्टेज द सिलेक्टेड लीडिंग कंपनीज रिमेन द इंडस्ट्री। तो पॉइनिंग स्टेज के क्या क्या फीचर्स हैं? न्यूली इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट, राइट ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स, अट्रैक्ट कंपटीशन, राइट ना, एंड सिलेक्टेड कंपनीज रिमेन इन द मार्केट। लिखो पॉइनरिंग स्टेज, लिखो हेडिंग, लिखो पॉइनरिंग स्टेज। उसमें 4 पॉइंट अपने को लिखना है। क्या फीचर इसके? न्यू प्रोडक्ट, ह्यूज मार्जिन, अट्रैक्ट कंपटीशन, ये कंपटीशन को अट्रैक्ट करता है। एंड फ्यू इंडस्ट्री विल रिमेन, क्योंकि जो अच्छा सर्विस देंगे तो बेस्ट फर्म विल सर्वाइव। बेस्ट फर्म विल सर्वाइव, यह है पॉइनरिंग स्टेज। चलो अभी सेकंड, expansion stage. The growth cycle of the demand for the product increases but at a low rate. There is a less volatility in prices and production. Capital is easily available, plenty for these units, and due to retention profit, internal accrual increases. मतलब अभी एक्सपेंशन में क्या क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है बट कॉम्पिटिशन बढ़ने से वो उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। फर्स्ट टाइम जब अपने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो जैसे बिस्लरी का पानी, मैगी, ये जब इनिशियली प्रोडक्ट लॉन्च हुए तो उनका सेल बहुत ज़्यादा हुआ, तो जैसे कंपटीशन बढ़ा उनका सेल कम हो गया, उनका सेल ग्रो हुआ, बट पहले पॉइनियर स्टेज में जिस स्पीड से ग्रो हुआ उस स्पीड से ग्रो नहीं हुआ। बट नो डाउट उनको फर्स्ट मोर एडवांटेज तो मिला ही, करेक्ट ना, उनका ब्रांडिंग हो गया, अभी वो सेल्स उनकी लीडिंग है। जैसे स्मॉल पैसेंजर व्हीकल में मारुति अभी भी लीडिंग पे है, वैगनर, ऑल्टो, इन्होंने छोटे प्रोडक्ट लॉन्च किए टू मीट स्मॉल मिडिल क्लास पीपल डिमांड, करेक्ट ना, ऐसा उनका कहना है, एंड वो सक्सेसफुल रहा, तो उनको इनिशियल एडवांटेज मिला। अभी भी उनका सेल ग्रो हो रहा है, बट अभी हुंडा भी उस मार्केट में आ गई है, बहुत सारे छोटे कंपनीज आ गए, तो उनका उस स्पीड से भी नहीं बढ़ रहा है वो, बट स्टिल दे आर पॉइनियर, करेक्ट ना, तो उसको बोलते हैं एक्सपांशन। सो देखो नेक्स्ट एक्सपांशन स्टेज, लिखो मोर डिमांड एट अ लेसर स्पीड। मतलब डिमांड बढ़ रहा है बट पहले जिस वो स्पीड कम हो गया है। प्राइस स्टेबल हो चुका है ड्यू टू कंपटीशन, है ना, प्राइसेस में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, मतलब उसको वॉलेटिलिटी क्या हो गया, कम हो गया है। और अपन क्या लिख सकते हैं,
कैपिटल इजीली अवेलेबल, करेक्ट, एंड देखो कैपिटल इजीली अवेलेबल, दैट्स इट। सो दीज आर द पॉइंट्स। और कुछ रह गया क्या? ठीक है, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। एंड स्टैग्नेशन मतलब अभी खत्म हो गया, आदमी रिटायर हो गया। द ग्रोथ रेट स्लो डाउन, देन अल्टीमेटली निगेटिव, ग्रोथ रेट कम होता है फिर खत्म हो जाता है। देयर इज नो प्रोडक्ट इनोवेशन, एक्सटर्नल कैपिटल हार्ड टू कम बाय, इवन द इंटरनल कैपिटल इज टेक फ्लाइट्स, स्लो डाउन इन नेशनल इकोनॉमी। लिख दो, तीसरा पॉइंट लिखो, स्टैग्नेशन स्टेज। स्लो डाउन एंड नो इनोवेशन, मतलब लाइफ साइकिल उसका खत्म हो गया, तो मार्जिन भी क्या होंगे, कम होंगे, एंड बाद में इंडस्ट्री क्लोज हो जाएगा, वो मतलब वो प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा उसमें से, फिर आपको नया प्रोडक्ट इनोवेट करना पड़ेगा। सो इंडस्ट्री के 3 स्टेजेस है, पॉइंटर स्टेज, तो पहले 2 में इन्वेस्ट करना बेटर है, लास्ट स्टेज में इन्वेस्ट करके मतलब नहीं है, इतना फायदा नहीं मिलेगा। चलो, एंड तीसरा एनालिसिस है कंपनी एनालिसिस, करेक्ट ना? तो अपन ने सबसे पहले कौन सा देखा था? अपन ने सबसे पहले इकोनॉमिक एनालिसिस देखा, फिर इंडस्ट्री का देखा, एंड कंपनी। तो अभी अपन फंडामेंटल एनालिसिस ही पढ़ रहे हैं, उसमें थर्ड है अभी कंपनी एनालिसिस। अब इसमें क्या करना है, बैलेंस शीट चेक करो, है ना, देन उनके कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट चेक करो, उनके पास कितने ऑर्डर्स है, और उनके पास टेक्नोलॉजी क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने ऑनेस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, उनका क्रेडिट वर्दीनेस कितना है, कितने लोगों से उन्होंने लोन उठाया है, मतलब पूरा कंपनी का बैलेंस शीट और पीएनएल का एक एक चीज़ का एनालिसिस करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर कंपनी एनालिसिस। द कंपनी एनालिसिस प्रोसेस कैरिड बाय इन्वेस्टर टू वैल्यूएट सिक्योरिटीज, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपनीज प्रोफाइल, प्रोडक्ट सर्विस एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी। A company analysis incorporate basic information about the company like mission statement and operation and the goals and value। मतलब क्या है कि कंपनी आगे क्या करना चाहती है, उनका विजन क्या है, वो बेसिक दिया जाता है उसमें। इसके लिए आपको प्रॉस्पेक्टस पढ़ना पड़ेगा, प्रॉस्पेक्टस में सब कुछ रहता है, बट प्रॉस्पेक्टस मोस्टली शेयर्स इशू करते समय दिया जाता है। इवन इन एनुअल रिपोर्ट यू गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, company information generated internally as well as externally, the principal source of internal information about the company is its financial statement, जो मैंने आपको कहा, quarterly annual report including income statement, the balance sheet, cash flow must be screened to assure that the statement are correct, complete, consistent and comparable. External services also provide some information which is not found in the material provided by company. देर आर ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक ऑफ कंपनी एनालिसिस। ठीक है, चलो अब देखते हुए क्या क्या इसमें है, बहुत सारे एनालिसिस दिए हैं। चलो, तो कंपनी एनालिसिस में क्या क्या करना है अपने को, पहले एनालिसिस ऑफ कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट सर्विस एज वेल एज कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। लिखो 3 चीजें पहले, लिखो कंपनी एनालिसिस, उसमें क्या चेक करना है, कंपनी का प्रोफाइल, है ना। लिखो फर्स्ट कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट सर्विस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रोडक्ट सर्विस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, 3 चीजें हो गई। ठीक है, आगे एंड कंपनी इंफॉर्मेशन ऑल्सो, उसमें दोनों इंटरनल एज वेल एज
एक्सटर्नल। बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट। एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन आपको बाहर से मिलती है, करेक्ट ना। जैसे काफ़ी सारे एनालिस्ट होते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि शेयर्स के प्राइसेस में क्या होगा। ये दिस इज़ बेस्ड ऑन स्टडी। काफ़ी लोग रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च मटेरियल के थ्रू आपको कंपनी का आपको एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्सेस है, या पहले लिख लो कंपनी एनालिसिस में, है ना। बहुत बड़ा चार्ट बनने वाला है, हॉरिजॉन्टल पेज लेना है ना। पेज बचाओ आंदोलन मत करो। चलो आगे। चलो अभी टेक्निक्स दिए कंपनी एनालिसिस के। अमंग द ट्रेडिशनल टेक्निक्स आर फोरकास्टिंग एक्सपेक्टेड डिविडेंड। अभी यहाँ से नया पॉइंट स्टार्ट होगा, टेक्निक ऑफ कंपनी एनालिसिस। कंपनी एनालिसिस में क्या क्या करना है अपने देखा, प्रोडक्ट चेक करो, सर्विस चेक करो, उनका प्रॉफिटेबिलिटी चेक करो, बट वो उसका एनालिसिस करने के लिए दो टेक्निक्स है, वन इज ट्रेडिशनल टेक्निक एंड मॉडर्न टेक्निक। अमंग ट्रेडिशनल टेक्निक आर फोरकास्टिंग एक्सपेक्टेड डिविडेंड and earning using price earning ratio which will help to determine whether stock is fully valued at fair point है। देखो मतलब अभी इतना ध्यान रखना कि डिविडेंड कितना कंपनी दे रही है एंड उसका प्राइस अर्निंग रेशियो। अभी ये प्राइस अर्निंग रेशियो आपको सिलेबस में है नहीं, तो जस्ट आपको सुन के आगे बढ़ना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कंपनी का जो शेयर्स का अभी का प्राइस है वो बराबर वैल्यू है या नहीं, आपको पता चलेगा। सच अप्रोच अलाउ अस टू इवैल्यूएट इक्विटी शेयर फॉर अ शॉर्ट टर्म होराइजन। Moreover, approach combining dividend discount model with a growth rate, जो अपन ने पढ़ा था growth rate D1, and the concept of systematic risk can also helpful in evaluating the stock for a longer period। हाँ, अब इस systematic risk के अपन आगे पढ़ेंगे। तो ट्रेडिशनल टेक्निक में आप दो चीज़ ध्यान में रखना, क्या, फोरकास्ट फ्यूचर डिविडेंड एंड अर्निंग यूजिंग प्राइस अर्निंग रेशियो। ये था ट्रेडिशनल अप्रोच। these were the traditional techniques of analyzing कंपनी। मॉडर्न मेथड में क्या है, ट्रेंड एंड कोरिलेशन एनालिसिस, डिसीजन ट्री एनालिसिस एंड सिमुलेशन। अभी ये आपको इस सिलेबस में नहीं है, इसमें से कुछ कैपिटल बजटिंग में था बट वो अलग सेंस में था, वो प्रोजेक्ट रिलेटेड था, ये शेयर्स रिलेटेड है। मॉडर्न मेथड्स हैव स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेडिशनल टेक्निक्स व्हाइल अटेम्प्टिंग ओवरकम देयर शॉर्टकमिंग। ठीक है, तो दो तरह के टेक्निक्स है, कौन सा, एक ट्रेडिशनल एंड एक मॉडर्न। चलो तो अभी एक काम करो, उधर जगह है या नहीं तो नया डायग्राम बनाओ। अभी आई डोंट नो आपके जगह है कि नहीं, अदरवाइज मेक अ न्यू डायग्राम, कोई अड़चन नहीं है। यहाँ पे जगह नहीं रहेगा शायद, तो अपन नेक्स्ट पेज पे सब लोग बनाते। आइए नेक्स्ट पेज पे न्यू डायग्राम लिखो। टेक्निक ऑफ कंपनी एनालिसिस। ट्रेडिशनल टेक्निक एंड मॉडर्न टेक्निक। सो ट्रेडिशनल में अपन क्या क्या देखते हैं,
प्राइस अर्निंग रेशो। एंड लिखो मॉडर्न टेक्निक में क्या करते हैं अपन, 3 चीज़ें करते हैं, ट्रेंड एंड कोरिलेशन एनालिसिस, डिसेंट्री एनालिसिस एंड सिमुलेशन। ये ध्यान में रखना, 1 मार्क के क्वेश्चन से ये सब, इसलिए पॉइंट लिख के दे रहा हूँ। ये चार्ट सब बनाओ तो बाद में इतना पढ़ना बहुत बोर हो जाओगे आप, क्योंकि आगे एसएम भी पढ़ना है, जिसके भी अगेन 5-6 चैप्टर है, 4 या 5 चैप्टर है, वो तो पूरा ही थ्योरी है। इसलिए चार्ट्स बना के दे रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी पढ़ना बच्चों को बोर होता है। तो मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे ना, आपका टाइम सेव हो जाएगा, बाद में आप बोर हो जाओगे एंड फिर आप उसको छोड़ देते, नहीं आ रहा इसलिए या बोर हो रहा है इसलिए। तो ऐसा ना हो, इसलिए चार्ट्स बनाओ आप, आलसीपना मत करो, आपके फ़ायदे की चीज़ है। ठीक है, सो ये है टेक्निक्स ऑफ कंपनी एनालिसिस, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। अब इसमें से अपने को थ्योरेटिकल लेवल पे है। चलो अभी देखो, अभी दीज आर द फंडामेंटल एनालिसिस टूल। ये सब अपन ने, ये रेशोज है, करेक्ट ना। अर्निंग पर शेयर ये अपन ने यूज़ किया है बस, बाकी तो कोई यूज़ नहीं किया है। ये यूज़ किया, डिविडेंड पे आउट रेशो अपन ने यूज़ किया है ना। तो ये सब रेशोज यूज़ करके आप कंपनी का एनालिसिस कर सकते हो, इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस बाई यूजिंग टेक्निक कॉल्ड एज अ रेशियो एनालिसिस। बट आपको आपके सिलेबस में ये नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। एक्चुअली होना चाहिए था, बट आई नो व्हाई इट इज़ नॉट देयर, इसलिए ये रेशियो मैं आपको अभी बता नहीं सकता हूँ। बस जस्ट पढ़ के रखना है। प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्रोजेक्टेड अर्निंग ग्रोथ, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू बुक, डिविडेंड यील्ड रेशो, बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, छोड़ दो। तो ये था अपना पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या था, कंपनी एनालिसिस हो गया ना। अभी सेकंड है टेक्निकल एनालिसिस। अपने ऊपर देखा था ना कि कंपनी एनालिसिस 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक फंडामेंटल, अभी तक जो पढ़ा वो फंडामेंटल था, अभी दूसरा था टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, अपन चार्ट्स वगैरह सब देखते हैं। द टेक्निकल एनालिसिस इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद फंडामेंटल एनालिसिस एंड नॉट एज सब्स्टिट्यूट। टेक्निकल एनालिसिस इज एनालिसिस फॉर फोरकास्टिंग द डायरेक्शन ऑफ प्राइसेस थ्रू स्टडी ऑफ पास्ट मार्केट डेटा, प्राइमरी प्राइस एंड वॉल्यूम। तो टेक्निकल एनालिसिस में 3 चीज़ें अपन कंसिडर करते हैं, उसमें फंडामेंटल इंक्लूड ही है। कैसे, प्राइमरी प्राइस मतलब एग्जिस्टिंग प्राइस कितना है, कितना वॉल्यूम हो रहा है, एंड पास जो डेटा है उस बेसिस पे अपन डिसाइड करते हैं कि कंपनी आगे कितना ग्रो होगा। दिस टेक्निक एज्यूम दैट मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड बाय डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम। तो जो टेक्निकल एनालिसिस है ये बोलता है कि आपका फंडामेंटल्स क्या है, फर्क नहीं पड़ता है, बैलेंस शीट कितना स्ट्रांग है, आपका ईपीएस कितना है, डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम क्या है, उसमें अगर ऊपर नीचे हो गया तो प्राइस इन्फ्लुएंस होगा। द शिफ्ट दिस इक्विलिब्रियम गिव राइज टू सर्टन पैटर्न ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग विच हैव ए टेंडेंसी टू रिपीट देमसेल्फ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये टेक्निकल एनालिसिस है कि फंडामेंटल में तो जो ऑन पेपर है उसको हम देखते हैं, बट टेक्निकल बोलता है कि वो मत देखो, मतलब वो तो देखना ही है, बट उससे बेटर क्या है वो देखना है, प्लस रियलिटी चेक करो कि डिमांड सप्लाई पोजीशन क्या है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ना ही है, फिर आपके फंडामेंटल कुछ भी हो। एंड डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो फंडामेंटल कितने भी स्ट्रांग हो, प्राइस क्या है, घटना ही है। एन एनालिस्ट हु इज फैमिलियर विद दिस पैटर्न कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ स्टॉक प्राइस बाय नोटिसिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस पैटर्न। दिस प्रेडिक्शंस आर इंडिकेटिव एंड डू नॉट प्रोवाइड एग्जैक्ट डिक्लेरेशन अबाउट फ्यूचर ट्रेंड। ये एक एनालिसिस है। In this type of analysis, no weightage is given to intangible items like investor attitude, market sentiment, optimism and pessimism। मतलब इन 4 चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा कि इन्वेस्टर क्या सोचता है, मार्केट सेंटिमेंट क्या है, स्पेकुलेशन क्या है। ये बेस्ड ऑन द डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाता है। द टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ऑन फॉलोइंग पैटर्न एजम्पशन। द इंट्राडे ट्रेडिंग ऑफ डिमांड सप्लाई डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू। तो डिमांड सप्लाई जो इंटरडे होता है उस बेसिस पे मार्केट, इंटरडे मतलब मैं सेम डे खरीदता हूँ, सेम डे बेचता हूँ, मेरे डीमैट अकाउंट में नहीं आता है। वो डीमैट अकाउंट में आने के लिए T+2 2 दिन लगते हैं। ये आपने पढ़ा रहेगा सिक्योरिटी में, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंटरडे मतलब जिस दिन खरीदा मैं उस दिन बेच रहा हूँ, उस बेसिस पे मार्केट वैल्यू फिक्स होता है। मतलब ये जितना ज़्यादा होगा उतना वैल्यू ज़्यादा चेंज होगा। सप्लाई डिमांड आर गवर्न बाय द वेरियस फैक्टर बोथ रैशनल एंड इरेशनल।
स्टॉक वैल्यू टेंड टू मूव इन ट्रेंड्स इन दैट परसिस्ट विद द रीजनेबल टाइम, दिस ट्रेंड चेंजेस रिजल्ट, ये मत पढ़ो, आप छोड़ दो ये, क्योंकि ऐसे आपको समझेगा नहीं, ये पूरी थ्योरेटिकल लेवल पे है, इसको यहाँ तक एक बार पढ़ के छोड़ देना, ठीक है। तो अपन ने इस लेक्चर में बेसिक मैंने पूरा कवर किया है। अगले लेक्चर से अपन थोड़ा और टेक्निकल में जाएंगे एंड वहाँ पे मैं आपको अलग अलग थेरीज पढ़ाऊंगा कि देयर आर एक्सपर्ट, दे हैव गिवन सर्टन थेरीज कि कैसे आप स्टॉक का बिहेवियर एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अगले लेक्चर से थोड़ा इंटरेस्टिंग और पूरा टेक्निकल होगा। यहाँ पे पूरा थेरी हो गया है, इसको एक बार पढ़ के रखना। सभी चार्ट्स मैंने आपको बना के दी है, उसको आप दो बार रिवाइज करना एंड देन विल स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।